प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा, उसकी परिभाषा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध हो। परिभाषा लिखी है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। परिभाषा में समझने के लिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन एक शब्द आया है विकारी शब्द, तो इसे जान लेना आवश्यक है कि विकारी शब्द का क्या मतलब है। भाषा विज्ञान में अगर हम किसी भाषा का पूरा अध्ययन करें तो उसमें जितने भी प्रकार के शब्द मिलते हैं उनको वर्गीकृत किया जाए। खास तौर से हिंदी भाषा को हम लेंगे क्योंकि हम हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी भाषा में जितने भी प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं उनका वर्गीकरण करें तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार के शब्द मिलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संबोधन बोधक। ये 8 प्रकार के शब्द हैं। इसी में सारे वर्गों को वर्गीकृत करके रखा जा सकता है। तो जो प्रथम 4 हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है, ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द हैं क्यों? वे शब्द जो वाक्य में पढ़कर लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यद्यपि एक वीडियो इस पर पहले बनाई जा चुकी है। अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे अव्यय या विकारी नाम से एक वीडियो है, लेकिन आगे हम इसे डिटेल में और पढ़ेंगे। आज केवल इतना प्रसंगवश कि विकारी शब्द वह शब्द है जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इसमें और कोई तकनीकी शब्द नहीं है। अगर एक और शब्द पर ध्यान दें तो है नाम। कुल मिलाकर के संज्ञा नाम है जिसका संबोधन होता है। बाकी परिभाषा स्पष्ट है। परिभाषा स्पष्ट हो गई तो अब हम इसके भेद को देख लेते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। वैसे तो इसके भेद पर सर्वसम्मति नहीं है, लेकिन फिर भी जिस पे अधिकांश विद्वानों ने अपनी सम्मति दे दी है, सहमति दे दी है, उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। हम लोगों का आधार डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है। परिभाषा भी उन्हीं की है और उन्होंने जिस भेद को मान्यता अपने पुस्तक में दिया है उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो फिर देखते हैं संज्ञा के भेद। आइए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। हम इसे लिखकर समझते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। कुल कितने भेद हुए? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। उदाहरण के लिए राम, श्याम,
गंगा, जमुना, विमल इत्यादि, जिससे केवल एक वस्तु के नाम का बोध हो। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब वह शब्द जिससे एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं के नाम का बोध हो। किसी एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए नदी। नदी दुनिया की सभी प्रकार की नदियों का बोध कराने वाला शब्द है। गाय। गाय किसी विशेष गाय, एक गाय का नाम गाय नहीं है, बल्कि एक प्रकार के जीव का नाम गाय है, इसलिए यह है जातिवाचक संज्ञा। स्पष्ट है कि वह शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराए व्यक्तिवाचक है, तथा जो एक प्रकार के वस्तु का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा है। स्पष्ट हुआ। अगला है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा या व्यापार का बोध कराता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए लंबाई। लंबाई, अच्छाई। लंबाई, अच्छाई या बुढ़ापा। ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। अगला है समूहवाचक संज्ञा। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। व्यक्तियों का समूह क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए दल, सभा। ये व्यक्तियों का समूह है, इसलिए यह हुआ समूहवाचक संज्ञा। एक उदाहरण अगर वस्तु का लें तो गुच्छा। गुच्छा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब वह शब्द, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है। उदाहरण के लिए लोहा, लकड़ी इत्यादि। इस प्रकार से हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद जो कुल 5 हैं, इनकी परिभाषा तथा इनके 1-2 उदाहरण के द्वारा संज्ञा को समझने की कोशिश की है, जिससे उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप कमेंट्स करिएगा, उसे और अच्छे ढंग से और अधिक उदाहरणों के द्वारा समझाया जाएगा। यहाँ संक्षिप्त में इनकी परिभाषा को बता करके उदाहरण दिया गया है। अगर हो सकता है इसमें से किसी एक को समझने में कठिनाई हुई हो तो उसको अलग से भी वीडियो बना करके डाली जा सकती है। कुल मिलाकर के संज्ञा की परिभाषा और उसका भेद यहाँ पर संपन्न हुआ। अगली वीडियो में हम लोग संज्ञा से संबंधित कारक व्यवस्था तथा लिंग व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।